हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्मिता शिक्षा सिंधु में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप सभी सीटेट 2022 की तैयारी में लगे हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटीईटी 2021 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम जिसे सीबीटी मोड में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके पेपर 1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बार बार आपको बताती हूँ कि सीटीईटी 2022 की बेहतरीन तैयारी के लिए सीटेट 2021 का पेपर सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अगर आप देखे होंगे पिछला वीडियो 16 तारीख 20 और 21 दिसंबर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, तो आप देखते होंगे कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन बार बार क्या हो रहा है, घुमा के पूछ रहा है। कभी कभी वैसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा आज तक क्वेश्चन रिपीट होता आया है सीटेट में। तो अगर आप सीटीईटी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे पेपर ध्यान से सॉल्व करेंगे, अच्छे से डेली प्रैक्टिस करेंगे उससे, तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं सीटीईटी 2022 में। तो दोस्तों, आज सॉल्व करेंगे सीटेट के 2021 के 22 दिसंबर के क्वेश्चन को। इससे पहले 16, 20 और 21 दिसंबर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज 22 दिसंबर के सीडीपी के प्रश्न हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 30 प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक शिक्षा सिंधु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे शिक्षा सिंधु में आप सबके लिए लेके आई हूँ सीटेट 2021 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी पेपर, यानी पेपर 1 और पेपर 2 के सारे क्वेश्चन। 23 दिन तक आपका एग्ज़ाम चला था और 23 दिन के सभी पेपर आप सबके सामने लेके आ रही हूँ, वो भी सही आंसर। मैं बार बार सही आंसर इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं वो आंसर आप सबको बताने वाली हूँ जो कि ऑफिशियली सीटेट ने जो आंसर की दिया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सही आंसर बताऊँगी सभी क्वेश्चन का। तो सीटेट की अच्छी तैयारी के लिए शिक्षा सिंधु के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें ताकि वो भी आपके साथ जुड़ के सीटीईटी की तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं आज 22 दिसंबर के पेपर 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करना। शुरुआत करेंगे हम आज सीडीपी के क्वेश्चन से। सीडीपी के एग्ज़ाम में 30 प्रश्न आते हैं, 30 नंबर के, यानी 1 नंबर 1 प्रश्न के लिए मिलता है। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न है कि विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना से है। यानी विकास के किस क्षेत्र का संबंध किस चीज़ से है? अटेंशन से, मेमोरी से, प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर क्रिएशन से है। तो दोस्तों, ना ही ये संवेगात्मक क्षेत्र का कार्य होता है, ना ही सामाजिक और ना ही शारीरिक क्षेत्र में होता है। यह कार्य किसका है? यह है किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। विकास के 6 क्षेत्र हैं, आप सबको पता होगा। उसमें से संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना। यानी सबसे पहले क्वेश्चन का सबसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन सीटीपी में जो पूछा गया था 22 दिसंबर के एग्ज़ाम में, कि सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले क्या सीखा? गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? क्या यह विकास एक आयामी है, यह संकेत करता है, या फिर विकास की दिशा शीर्षगामी है, यह संकेत करता है, या फिर विकास की दिशा अधोगामी है, या फिर विकास का क्रम अनिश्चित है? तो दोस्तों, मैं आप सबको पढ़ाने टाइम विकास के जब चैप्टर को हम पढ़े थे तो उस टाइम बताई थी कि विकास 2 दिशा में होती है, एक शीर्षगामी, एक अधोगामी। शीर्षगामी यानी सेफेलोकॉर्डल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो होता है सिर से पैर की ओर, और अधोगामी होता है केंद्र से बाहर की ओर। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है क्या, कि पहले ग्लास को पकड़ना, बोतल को पकड़ना शुरू किया और उसके बाद कलम को पकड़ना। यानी सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हथेली पे उसका कंट्रोल हुआ, उसके बाद उसका कंट्रोल आया किस चीज़ पे? अपनी उंगलियों पे बटन लगाने में या फिर कलम पकड़ने में। तो यह विकास कैसे हो रही है? केंद्र से बाहर की ओर, यानी प्रोक्सिमोडिस्टल ये विकास है, और ये इसे हिंदी में कहते हैं अधोगामी विकास। यानी यह विकास की अधोगामी दिशा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगर कुछ समझ में ना आए दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। साथ ही साथ आप शिक्षा सिंधु को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, कुछ समझ में ना आए ज़रूर पूछिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इसके लिए साथ ही साथ आप खुद भी एक कॉपी पेन ले लें और सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? केवल आनुवांशिकता का, केवल वातावरण का,
विद्यालय और शिक्षा का, या फिर आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। दोस्तों बच्चों का जो विकास होता है वो किसका परिणाम होता है? आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से कौन सा कारक है समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? ध्यान दें, क्वेश्चन में पूछ रहा है नहीं। कई बार ऐसे क्वेश्चन बच्चे गलत कराते हैं। सबसे पहला प्राथमिक कारण देखेंगे परिवार तो होता है, सही टिक कराते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं परिवार क्या है? प्राथमिक कारण है। आस पड़ोस भी प्राथमिक कारण में कभी आता है, कभी द्वितीय कारक में आता है। अभी ये प्राथमिक कारक में है क्योंकि समकक्षी भी प्राथमिक कारक में है। और सरकार क्या है? सरकार प्राथमिक कारक नहीं है, यानी सबसे प्राथमिक कारक यानी सबसे पहले बच्चे का समाजीकरण जो होता है वो परिवार में रह के होता है, आस पड़ोस के लोगों से होता है, अपने समकक्षी से होता है, ना कि सरकार से होता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। सरकार प्राथमिक कारक नहीं है बच्चों के समाजीकरण का। अगला क्वेश्चन है कि हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया? तो इन्होंने प्रतिपादित किया था नैतिक विकास के विभिन्न अवस्थाओं की बात की थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। दोस्तों आप सब हाइंस की दुविधा एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। लॉरेंस कोहलबर्ग का थ्योरी आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इम्पोर्टेंट थ्योरी में। उसमें स्टोरी है कि हाइंस जो था, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा अगर यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करते जाएँ तो हाइंस जो था उसकी पत्नी बीमार थी, उसको अपनी पत्नी के लिए एक ड्रग्स चाहिए था जो उसका इलाज कर सके, जिससे उसका इलाज हो सके। वो ड्रग्स बहुत महंगा था और उसके पास उतने पैसे नहीं थे, कम पैसे में वो उसे नहीं मिला, तो उसने क्या किया, दुकान तोड़कर चोरी कर ली। तो बच्चों से पूछा गया कि क्या हाइंस ने गलत किया या फिर सही किया, यानी बच्चों की नैतिकता की जांच की गई। इसके आधार पर बच्चों के नैतिक विकास की बात की गई, इनके विभिन्न अवस्थाओं की बात की गई। तो कोहलबर्ग ने किस चीज़ को प्रतिपादित किया है? नैतिक विकास की अवस्थाओं को। कई बार हाइंस की दुविधा भी आपको आपके सामने दिख सकता है। इसका चर्चा किया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने, किसमें? अपने नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझाने में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 9 वर्षीय लीना ने बटनों के संग्रह को अब उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, यानी बटन का माप लिया कि कौन बटन कितना बड़ा है, कौन बटन कितना छोटा है। इस प्रकार उसने क्या किया, बटनों को वर्गीकृत किया। फिर उसने क्या किया, सभी समूहों को बटन को एकत्र किया, यानी जिसे अलग अलग में बांटा था। छोटे छोटे बटन एक जगह रखे थे, बड़े बड़े बटन एक जगह रखे थे। उसके बाद उसने क्या किया, सबको मिला दिया, सबको एकीकृत कर दिया। फिर उनमें छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया, यानी जिस बटन में बस 2 छेद थे उन्हें अलग रखा, जिसमें 3 छेद थे उन्हें अलग रखा, या फिर जिस बटन में 4 छेद थे उन्हें अलग किया। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीना विकास के किस चरण पे है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं लीना कैसे वर्गीकृत कर रही है, देख करके, कभी साइज़ के अकॉर्डिंग, कभी उसमें कितने होल हैं ये देख करके, यानी वो क्या कर रही है, मूर्त रूप से चीज़ों को देख रही है। बटन का गुण तो नहीं देख रही कि कौन सा बटन का क्या गुण है, वह बस देख रही है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यानी यहाँ बात हो रही है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। इस अवस्था में बच्चे चीज़ों को मूर्त रूप से देखते और समझते हैं, उसमें अमूर्तता नहीं आती। बटन के गुण के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाते। पूर्व संक्रियात्मक इससे पहले की अवस्था है, और संवेदी चालक तो सबसे पहली अवस्था है। इस समय बच्चों में इतना कुछ ज्ञान नहीं आता है विभाजन वगैरह का। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में क्या कर रहे हैं, समाहित कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? हर एक दिन जब सीडीपी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं सीटेट 2021 के एग्ज़ाम में, तो ये क्वेश्चन कैसे न कैसे पूछा ही जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बताई थी कि अपने अनुभव को वर्तमान स्कीमा में समाहित करना क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण, इसे इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन कहते हैं इंग्लिश में इसे। और ये कहलाता है क्या? आत्मसातीकरण। वहीं अगर बात हो रही हो कि अपने अनुभव को क्या करें, वर्तमान स्कीमा में समाहित करने के साथ साथ पहले से जो स्कीमा बनी हुई है उसमें अगर कुछ चेंज करे, कुछ बदलाव करे,
तो वो कहलाएगा क्या, समायोजन, एकोमोडेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। यानी बदलाव हुए तो समायोजन, बदलाव ना हो बस समाहित हो तो आत्मसातीकरण। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बस अपने अनुभव को वर्तमान स्कीमा में समाहित किया जा रहा है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आत्मसातीकरण। इसको आत्मसातीकरण कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आसानी से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की जो है वो तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। तो यह क्या तर्क, ये सिद्धांत क्या कहा जाता है, तो आप सब जानते होंगे कि लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। हमेशा याद रखें, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या कहा जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकट क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुसार ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है। यानी अध्यापिका क्या कर रही है, बच्चों की हेल्प कर रही है उसके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात जब हम लोग पढ़े थे, ZPD की बात, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या कर रही है, बच्चे के और सहायता प्रदान कर रही है। क्या कर रही है, सपोर्ट दे रही है। तो सपोर्ट देना, सहायता प्रदान करना क्या कहलाता है, बस यही क्वेश्चन है कि बच्चे को सपोर्ट देना, सहायता पहचान करना क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं पार। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर था। बस थोड़ा क्वेश्चन को लंबा बनाता है, थोड़ा घुमाता है ताकि आपका टाइम इसमें थोड़ा ज़्यादा लगे, आपको की पॉइंट को पकड़ के आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है। शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है। शिक्षण कभी ना पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, ना ही कभी शिक्षक केंद्रित होता है। शिक्षण हमेशा एक प्रगतिशील शिक्षा कक्षा में हमेशा शिक्षार्थी केंद्रित होता है, विद्यार्थी केंद्रित होता है। योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या फिर अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों को शिक्षण को दिशा देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है कि विद्यार्थी अध्ययन में क्या करते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं एक प्रगतिशील कक्षा में। अगला प्रश्न है कि क्या है जो बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है। कौन सा बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो दूसरों की मनोदशाओं, स्वभावों, आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। तो यह कौन सा बुद्धि कौशल होता है। कई बार आप ऐसे देखते होंगे कि कोई व्यक्ति रहता है, वो सामने बैठे आदमी की मनोदशा समझ जाता है, उसके मन की बात को समझ जाता है, उसका स्वभाव समझ जाता है। किसी व्यक्ति को देख के अगर वो कुछ बोले तो समझ जाता है इसका कैसा स्वभाव है। तो इस बुद्धि कौशल, इस इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंतःव्यक्तिक बुद्धि कौशल। इंग्लिश में से कहेंगे इंटरपर्सनल बुद्धि, इंटरपर्सनल, हाँ इंग्लिश में से कहेंगे इंटरपर्सनल। वहीं अगर बात हो रही हो अपने अंदर की बात समझने की, अपने मन की बात समझने की, तो वो कहलाता है अंतरा व्यक्तिगत, इंट्रापर्सनल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई थी वह क्या प्रस्ताव रखती है। क्या वह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनके घर की स्थायी भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। ये बिल्कुल यही प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की जो शिक्षा हो वो उनकी स्थानीय भाषा में हो, जो उनकी घर की भाषा हो, जो उनका होम लैंग्वेज हो, जो उनका रीजनल लैंग्वेज हो या फिर मदर टंग हो, उसमें पढ़ाना चाहिए। वैसे बाकी ऑप्शन भी देख लें कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए, नहीं जिस वजह से एक ही तरह की भाषा, यानी सिर्फ हिंदी में ही नहीं सब बच्चों को पढ़ा दो, या फिर अगर इंग्लिश स्कूल है तो कई बार होता है कि बस इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, होम लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है कि शिक्षकों को द्विभाषी उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, हमेशा द्विभाषी उपागम को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं तो साथ ही साथ बच्चे के मदर टंग का भी इस्तेमाल करें। अगला है कि बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बहुभाषावाद को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा,
उनके होम लैंग्वेज का यूज किया जा रहा हो, उनके स्थानीय लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा हो। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्ताव रखती है। अगला प्रश्न है कि एक विद्यालय में बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए शिक्षार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता दी जा रही है, और संगीत प्रतियोगिता के लिए क्या किया जा रहा है, लड़कियों को प्राथमिकता दी जा रही है। तो यह क्या सूचित कर रहा है, यानी बैडमिंटन प्रतियोगिता में लड़के ज़्यादा खेल सकते हैं, संगीत वगैरह का काम हो तो लड़कियां गा सकती हैं। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप जिसे कहते हैं वो दिखाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल नहीं है। मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल नहीं है, मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, या फिर ये इसमें शामिल है दोस्तों। अगला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख तैयार करना। ये भी होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन में। बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना, समय समय पर बच्चों का परीक्षण किया जाता है, एवं उनको श्रेणीबद्ध करना। दोस्तों बच्चे को कभी भी श्रेणीबद्ध नहीं किया जाता, यानी आप कहते हैं ना कि ये बच्चा टॉपर है, ये बच्चा सबसे बॉटम में रहता है, ऐसे श्रेणी में हमें कभी भी बच्चों को डिवाइड नहीं करना है। कभी भी उन्हें नहीं बताना कि ये बच्चा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा इस चीज़ की श्रेणी है, ऐसा नहीं बताना, यानी इस वर्ड के कारण ये ऑप्शन गलत है। शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, ये भी एकदम सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 जिसमें हो वो सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 2020 में आई है, हो सकता है आपके 2022 के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई है, तो ध्यान रखिए 2020 की बात हो रही है, के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। मुख्य रूप से रटने के कौशल पर परीक्षण देना, कभी भी हमें बच्चे को रट्टा मारना नहीं सिखाना, रट्टा मारने वाला कौशल नहीं उनमें विकसित करना है, यानी रोट लर्निंग जिसे कहते हैं उस पर कभी भी ध्यान नहीं देना है। ना ही केवल विषय वस्तु के अधिगम को प्रोत्साहित करना है। कई बार मैं आपको बताई हूँ जहाँ कहीं भी केवल या फिर ओनली लिखा दिखे उस क्वेश्चन को 90% समझ ले उस ऑप्शन को कि वो नेगेटिव ऑप्शन है। अगर नेगेटिव को आपसे पूछ रहा है, नहीं वाला पूछ रहा है तो केवल वाले पे ध्यान दें। अगर पॉजिटिव आंसर पूछ रहा है तो केवल वाले को थोड़ा ध्यान से पढ़ें क्योंकि वो ज़्यादातर नेगेटिव होता है। तो ये अभी नहीं होगा। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, या फिर विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या सिद्धांत होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। इसका सिद्धांत होना चाहिए सभी विद्यार्थियों का उनके सीखने और विकास का अनुकूलन करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारतीय संसद में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ध्यान दें किन के लिए पूछा जा रहा है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। निःशक्त यानी निःशक्त व्यक्ति के लिए समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, एक सेकंड रुकिए, पूर्ण भागीदारी अधिनियम, या फिर दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो दोस्तों ये दोनों तो आप जानते होंगे कि ये नहीं होगा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। यहाँ पे इस ऑप्शन के साथ आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन आप ध्यान दें कि कौन सा कानून हाल ही में पारित हुआ था। निःशक्त व्यक्तियों के लिए समान अधिकार का अधिनियम, समान अवसर का अधिनियम और पूर्ण भागीदारी का अधिनियम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देता है। क्या यह समावेशन की भावना को दिखा रहा है, बस एक ही भाषा का प्रयोग कर रहा है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की समावेश की भावना नहीं दिख रही। शिक्षक कुछ जाति समूहों के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है, यानी
कुछ ऐसा सोचता है कि अगर कुछ जाति जिन्हें शिक्षक जानता है कि ये जाति बहुत ही नीच है या फिर ये जाति बहुत ही अच्छी है, ऐसा कुछ पूर्वाग्रह पहले से रखता है। ये भी समावेश की भावना नहीं दिखाती। शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षक को हर एक विद्यार्थी से अपेक्षा रखनी चाहिए, हर एक विद्यार्थी को एक जैसा समझना चाहिए। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता या फिर करती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है। कैसे छात्र की बात की जा रही है, प्रतिभाशाली छात्र की बात की जा रही है। तो प्रतिभाशाली छात्र क्या शीघ्रता से सीखते हैं और उसे बहुत दिनों तक याद रखते हैं, ये एक प्रतिभाशाली छात्र की विशेषता है। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा क्या रहते हैं, सतर्क रहते हैं, वह तुरंत आंसर देते हैं और बारीकी से किसी भी चीज़ का अवलोकन करते हैं। ये भी एक खासियत है परिभाषित प्रतिभाशाली छात्रों की, और वो त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, यानी एक्सेलरेशन के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यानी तीनों ऑप्शन सही है। तो किस ऑप्शन में है तीनों ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 में है तीनों ऑप्शन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रणाली अत्यधिक बाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों को समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है। ध्यान दें, दृष्टिबाधित छात्र के लिए पूछ रहा है कि कौन सा प्रभावशाली नहीं है, नहीं पूछ रहा है, यानी गलत वाले ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना और पढ़ाना, ये एक प्रतिभाशाली छात्र के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। हमें नहीं वाला आंसर ढूंढना है। 3 आयामी यानी 3 डायमेंशनल जिसे कहते हैं, नक्शे और चार्ट का प्रयोग करना भी प्रभावशाली है। ऐसी किताबें और बोर्ड जिसको छुआ और महसूस किया जा रहा हो, उन्हें भी छू और महसूस करके दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ और लिख सकते हैं। दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। तो दोस्तों, अगर हम दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देंगे उन बच्चों को जो दृष्टिबाधित है, तो वो उनसे कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कुछ देख ही नहीं पाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अभिकथन वाला, यानी एक अभिकथन दिया हुआ है, दूसरा उसका तर्क दिया हुआ है। आपको पता करना है कि क्या अभिकथन सही है। अगर सही है तो क्या उसका तर्क सही है, या फिर तर्क सही व्याख्या कर रहा है इस अभिकथन का या नहीं कर रहा है। तो पढ़ते हैं क्या है। अभिकथन है कि शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। तो ये अभिकथन बिल्कुल सही है। और तर्क है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ये भी एकदम सही है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं, सभी में क्षमता होती है सीखने की। और ये तर्क भी इस अभिकथन के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, इसलिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, अर्थपूर्ण सीखने के लिए विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ई और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? योग्यता की कमी। तो दोस्तों, अगर योग्यता की कमी बताए वो अपनी असफलता का, इसका मतलब वो समझ रही है कि उसके अंदर कुछ कमी रह गई है, लेकिन वो किस चीज़ पे विश्वास रखती है? बाह्य अधिकारिता पे। तो वो अपनी योग्यता में कमी नहीं बताएगी, ना ही वो बताएगी कि उसकी तैयारी में कुछ कमी रह गई है। अगर वो त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण भी बताती है, इसका मतलब ही वो अपने अंदर की बात बता रही है, अपनी गलती बता रही है। तो वो क्या बताएगी कि उसकी बुरी किस्मत, यानी वो अपनी किस्मत पे दोष देगी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, आकलन की भिन्न भिन्न विधियों को अपनाना।
तो दोस्तों सबसे पहली बात कि एक समान छात्रों को हमें एक समूह में रखना, ये नहीं करना कि जो बच्चे बहुत ही अच्छे हैं उन्हें एक समूह में कर दो, जो उससे थोड़े वीक हैं उन्हें अलग समूह में कर दो, जो बहुत ही वीक है उन्हें अलग समूह में कर दो। ऐसा भी हमको नहीं करना है। तो आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है और कौन कौन सा ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि क्या करना चाहिए, अन्वेषण को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे अगर जोखिम ले रहे हैं तो उसमें उनकी सहायता करनी चाहिए, हेल्प करना चाहिए उन्हें, और आकलन की भिन्न भिन्न विधियों को भी अपनाना चाहिए। उन्हें कभी भी समूह में एक समान क्षमता के आधार पर नहीं बांटना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में ये तीनों ऑप्शन मौजूद हैं। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? ढालना, क्रमबद्धता, सामाजिक पृथक्करण या फिर पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। किस चीज़ की बात हो रही है? सहगामी अधिगम युक्ति की बात हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पारस्परिक रूप से प्रश्न करना इसका सबसे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए, यानी बच्चों को भिन्न भिन्न धारिता वाले बर्तन दे दिए। मोहन नाम के कोई टीचर या कोई है वो, और बोले कि खुद से कुछ करके आयतन की समझ बनाओ इनका प्रयोग करके। वहीं फराह अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पे मानस मंथन करने के लिए कहा, यानी कूड़े को किस प्रकार से यांत्रिक कार्य बना सकते हैं उस पर क्या कहा गया? मंथन करने के लिए कहा गया। तो दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो कौन से शिक्षण शास्त्रीय का प्रयोग कर रहे हैं? दोनों टीचर चाह रहे हैं कि बच्चे खुद से करें, बच्चे खुद से कुछ क्रिएट करें। इसमें क्रिएटिविटी की बात हो रही है, यानी रचनावाद की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ना ही टीचर स्पष्ट अनुदेशन दे रहा है, ना ही वो सक्रिय अनुकूलन चाह रहा है, ना ही यहाँ पे बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सबसे सही आंसर है। अगला प्रश्न है फिर से कथन और कारण वाला। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन से डरते हैं, लेकिन अगर ध्यान से पढ़े तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन है कि शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध की अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये कथन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस कथन का कारण भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है एक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? अगर शैक्षणिक कार्य में बच्चे त्रुटि कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में ये प्रासंगिक है, या फिर शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षकों की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है, या फिर शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगर कोई बच्चा त्रुटि कर रहा है शिक्षण कार्य में तो शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए यह बहुत ही प्रासंगिक है, यानी इसे किया जा सकता है कि बच्चे जो सीख रहे हैं वो किस प्रकार से सीख रहे हैं, सीखने की प्रक्रिया क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? परा संज्ञान शामिल है, विश्लेषण शामिल है, या फिर मनन शामिल है? तो समालोचनात्मक चिंतन जो होता है उसमें जिसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, उसमें मेटाकॉग्निशन भी इन्वॉल्व है, एनालिसिस फिर और रिफ्लेक्शन भी, यानी परासंज्ञान, विश्लेषण और मनन, इसमें तीनों शामिल है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें तीनों शामिल है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 कि अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है अपनी कक्षा में एक ऐसी व्यवस्था का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं, तो विषय की उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? क्या इन विद्यार्थियों को अनदेखा करना चाहिए, उसी विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखना चाहिए? अगर कोई अध्यापिका पढ़ा रही है, बच्चे उकता रहे हैं,
तो उन बच्चों पे ध्यान नहीं दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन विद्यार्थियों को दंडित करें और इसकी सूचना उनको माता पिता को दे दे कि ये बच्चे क्लास में उकताते रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। ये भी कोई सही आंसर नहीं है। पाठ की विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें, या फिर मान लें कि ये विद्यार्थी सीखने में सक्षम ही नहीं है। नहीं, ये भी नहीं मानना है। शिक्षिका को क्या करना है, शिक्षिका को ध्यान देना है कि अगर ये बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उकता रहे हैं, तो ज़रूर हो सकता है कि इस विषय वस्तु में इनका इंटरेस्ट नहीं हो, या फिर मैं जो पढ़ा रही हूँ मेरा पढ़ाने का तरीका सही नहीं हो। उस सब पे क्या करना चाहिए, पुनः चिंतन करना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसी अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर शिक्षिका चाह रही है कि बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित हो, तो क्या बच्चे को कहना चाहिए कि जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म करेगा उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। 5 सितारा बच्चे को बाह्य रूप से प्रेरित करेगा, बच्चे उस 5 सितारे के लिए ही वो कार्य करना शुरू करेंगे। तो ये आंतरिक प्रेरणा नहीं होती है। अगर शिक्षिका कहे कि मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है या फिर आती है और कौन सबसे अधिक स्मार्ट है, तो यहाँ पे भी बच्चा क्या चाहेगा, खुद को प्रथम लाना, यानी टीचर को खुद को ये दिखाना कि मैं सबसे स्मार्ट हूँ, ये दिखाना। ये भी क्या है, स्मार्ट दिखाना एक बाह्य अभिप्रेरणा है, बाह्य रूप से अभिप्रेरित होगा बच्चा। अब अगर टीचर फिर से कहता है कि इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं कि इस गतिविधि में क्या क्या सीखा जा सकता है। तो इसमें अगर बच्चे जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, बच्चे सीखना चाहेंगे, बच्चे भी देखना चाहेंगे कि इस गतिविधि से क्या क्या सीखा जा सकता है। बच्चे को लगेगा कि ये खेल मज़ेदार है, ये काम मज़ेदार है, तो वो इसमें जाके देखना चाहेंगे कि वो क्या क्या सीख सकते हैं। इसमें बच्चे क्या होंगे, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे। या फिर अगर बच्चे को कहा जाए कि वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं कर सकते, उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं दिया जाएगा, तो इसमें भी बच्चे खेल के सत्र में खेलने के लिए यानी बाह्य रूप से प्रेरित होकर वो कार्य करेंगे। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि सीखने की गति क्या है। क्या सीखने की गति पूरी तरह से व्यक्तिगत कार्यों पर निर्भर करती है, या फिर पूरी तरह से पर्यावरणीय कारणों पर निर्भर करती है, या फिर व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करती है, या फिर व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। तो दोस्तों क्या है, सीखने की गति व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करती है, यानी इन दोनों से संबंधित है सीखने की गति। यानी बच्चे की सीखने की गति कैसी होगी, वो उसकी व्यक्तिगत बातों पर और पर्यावरणीय कारकों पर, यानी दोनों मिलकर फिर डिसाइड होगा कि बच्चे की सीखने की गति कैसी रहती है। यानी दोनों मिलकर बताते हैं कि सीखने की गति कैसी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है आज सीडीपी का 30 प्रश्न। आप ज़रूर बताएं कि 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। भले ही आपके 5 ही सही हुए हो, लेकिन आप बताएं। आप ये सोचें कि 5 सही है तो यानी 25 सीखे हैं, अगर 10 सही हुआ है तो 20 क्वेश्चन आज आप सीखे हैं। ऐसा सोच के खुद को मोटिवेट करते रहें। सीटेट 2022 की तैयारी में शिक्षा सिंधु के साथ जुड़ के लगे रहें। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कुछ अच्छा सा ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी बोलें चैनल को सब्सक्राइब करने, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप देखेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, मुझे भी उतनी खुशी मिलेगी और मैं भी आपके लिए उतना मज़ेदार वीडियो लेके आऊँगी। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों गणित के क्वेश्चन को। तब तक आप सीडीपी के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें और आपको पता होगा कि अगर आप सीटेट का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ संडे के संडे आपका मॉक टेस्ट लिया जाता है 150 नंबर का और 150 मिनट टाइम भी आपको दिया जाता है। तो मॉक टेस्ट देने के लिए चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप और अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि इन्हीं सब क्वेश्चन में से मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन नए भी रहते हैं, कुछ पुराने भी रहते हैं। तो ज़रूर चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना प्यार देते रहें। कल गणित के क्लास में ज़रूर जुड़ें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।